हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज चौधरी और बीटी नशा में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में एनजी ट्यूब के बारे में, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनजी ट्यूब को पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एनजी ट्यूब में कि कौन से क्वेश्चन आपको फ्यूचर की नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चन हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए ये वीडियो 20 से 30 मिनट में आपको इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपको कि अगर आपके पास 20 से 30 मिनट निकाल सको, यानी कि आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे में सिर्फ आपको 20 से 30 मिनट यहाँ बीटी नशा में आपको देने हैं। अगर आप देते हो तो कंप्लीट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एनजी ट्यूब में से 99% आपके क्वेश्चन जो भी हैं, आपकी क्यूरीज हैं, यहाँ पे सोल्व हो जाएंगी। तो इसे आपको पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज कोशिश करिए कि आप पूरा वीडियो आप अंत तक उसको देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का फुल फॉर्म से बात करते हैं, यानी एनजी ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की बात होती है यहाँ पे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब बात करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है या इंट्यूबेशन क्या होता है। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, एक ट्यूब को इंसर्शन किया जाता है। कहाँ पे इंसर्शन किया जाता है? स्टोमक में इंसर्शन किया जाता है। किसको पास करते हुए? स्टोमक में इसोफेगस को, यानी कि स्टोमक में किसी ट्यूब को इंसर्शन किया जाता है इसोफेगस को पास करते हुए। यानी कि एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये डायरेक्ट स्टोमक में नहीं डाली जाती, ये इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं किससे जाती है। ये नोज से यहाँ पे एंटर होती है, यानी कि नोज से डाली गई वो ट्यूब जो इसोफेगस को पास करके स्टोमक तक पहुंचती है, दैट इज द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब बात करते हैं एक ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब भी होती है। बस डिफरेंस इतना सा है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नोज के द्वारा और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब ओरल के द्वारा, यानी कि माउथ के द्वारा एंटर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक गैस्ट्रोटोमी फीडिंग भी होती है, यानी गैस्ट्रोटोमी ट्यूब भी होती है जिसके द्वारा भी हम फीडिंग करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको टोमी वर्ड आपको पता होगा कि कभी भी आपको टोमी वर्ड हो जाता है तो वहां पे सर्जिकल इंसिजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गैस्ट्रोटोमी का मतलब समझ रहे हो, गैस्ट्रो यहाँ पे आपको स्टोमक के लिए सॉरी, गैस्ट्रो आपको स्टोमक के लिए यूज करते हो आप हमेशा से। टोमी वर्ड इंसिजन, यानी कि आप पे स्टोमक पे एक इंसिजन बना के वहां पे ट्यूब कराई जाती, एक ट्यूब इंसर्शन कराई जाती है स्टोमक पे ही, तो उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोटोमी फीडिंग। वहां से फीड देना गैस्ट्रोटोमी फीडिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनजी ट्यूब के पर्पज की बात करते हैं। इसके क्या पर्पज है हमारे पास की एनजी ट्यूब हम इंट्यूबेशन कराएं। तो पहली चीज है कि डीकम्प्रेस द स्टोमक, डीकम्प्रेस द स्टोमक, यानी स्टोमक को डीकम्प्रेस करना। यानी कि डीकम्प्रेस का मतलब है कि वहां पे कोई भी अगर फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है या गैस एक्यूमुलेटेड है तो उसको वहां से बाहर निकालना, यानी कि गैस्ट्रिक लावाज। यही होता है गैस्ट्रिक लावाज। ठीक है, यानी कि क्यों और डीकम्प्रेस क्यों करते हैं हम स्टोमक को? अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि आपके स्टोमक में कभी भी एयर या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो आपका एब्डोमिनल वहां पे डिस्कम्फर्ट होगा। और उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए हम गैस्ट्रिक लावाज करते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक लावाज एनजी ट्यूब के इंसर्शन के द्वारा स्टोमक को डिकम्प्रेशन किया जाता है। ये हमारा एक पहला पर्पज है। दूसरे पर्पज की बात करते हैं इरिगेशन द स्टोमक, इरिगेशन द स्टोमक। स्टोमक को इरिगेट किया जाता है, यानी कि साफ किया जाता है। अगर कोई बाहरी चीज, यानी कि कोई भी पॉइजनिंग वाली चीज हो गई, तो उस चीज को बाहर निकालते हैं, यानी कि इरिगेट कर देते हैं, साफ कर देते हैं, दैट इज द इरिगेशन ऑफ स्टोमक। जैसे कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपने किसी ने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो वो स्टोमक में जाएगा और स्टोमक में एक्यूमुलेटेड रहेगा, तो वहां से उसको क्या करना, इरिगेट करना, क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। ये भी गैस्ट्रिक लावाज में। नेक्स्ट बात करें प्रोवाइड न्यूट्रिशन हु कांट फीड देमसेल्फ। अगर किसी पेशेंट को वो खुद फीड नहीं कर सकता, खुद खाना नहीं खा सकता, तो एनजी ट्यूब के द्वारा उसको फीड दे रहे हैं या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो क्या, उसमें भी क्या आएगा? एनजी ट्यूब का एक पर्पज है जिसमें क्या करेंगे हम, गैस्ट्रिक गावाज इसमें कहलाता है। ये गैस्ट्रिक गावाज, आपको ये डिफरेंस आपको पता भी होगा, यानी कि गैस्ट्रिक गावाज और लावाज में दोनों डिफरेंट है। गैस्ट्रिक लावाज दैट इज द इवैक्यूएंट एंड द गैस्ट्रिक गावाज यानी कि गिव, यानी कि देना। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस की। तो टू गिव मेडिकेशन, अपन एनजी ट्यूब को मेडिकेशन देने के लिए भी इंसर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि किसी पेशेंट में एस्पायरेशन का खतरा है, तो यानी कि टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, ये भी हमारा एक पर्पज है। किसी पेशेंट को अगर एस्पायरेशन का
क्या है, रिस्क है, तो उस रिस्क को डिक्रीज करने के लिए भी हमारा ये एक पर्पज है। आपको पता होगा कि किन पेशेंट्स में ये रिस्क रहता है कि उन पे एस्पायरेशन का, जैसे कोमाटोज या सेमी कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, इसमें क्या डर रहता है कि पेशेंट को एक्सपायरेट ना हो जाए, लंग्स में कोई भी फूड पार्टिकल या वाटर पार्टिकल वहां पे ना चला जाए। इसलिए उस रिस्क को भी, एस्पायरेशन रिस्क को भी डिक्रीज करने के लिए हमारा एनजी ट्यूब का एक पर्पज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, अब एक हमने बात करी थी अभी गैस्ट्रिक लावाज की। क्या बात करी थी हमने? गैस्ट्रिक लावाज की। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अभी काफी शोध हुए, इस पे रिसर्च हुई, उसके बाद में एक निकल के चीज आई कि कभी भी पेट्रोलियम या केरोसिन वाली चीजों को हम क्या नहीं करते, गैस्ट्रिक लावाज नहीं करते, उनका प्रोफाइलिसिस ही किया जाता है, गैस्ट्रिक लावाज वहां पे नहीं करते। यानी कि गैस्ट्रिक लावाज कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। केरोसिन और पेट्रोलियम वाले पदार्थों का गैस्ट्रिक लावाज नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं कि किन किन चीज में हम एनजी ट्यूब इंसर्शन या इंट्यूबेशन कर सकते हैं। तो पहला इंडिकेशन की बात करते हैं हम, स्टोमक पॉइजनिंग, यानी कि हमने बात करी थी अभी कि इरिगेशन द स्टोमक, जो पर्पस था। अब बात करें इंडिकेशन कब कब कर सकते हैं, यानी कि स्टोमक में पॉइजनिंग हो गई तो हम वहां पे कर सकते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन। और क्या करेंगे, इंसर्शन करके वहां पे गैस्ट्रिक लावाज करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि केरोसिन या पेट्रोलियम वाले पदार्थों का कभी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है गैस्ट्रिक लावाज, गैस्ट्रिक लावाज यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट बात करूं कि कोई पेशेंट विच इज इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, किसी पेशेंट में रिस्क का, एस्पायरेशन का रिस्क इंक्रीज है तो उस पेशेंट में का भी हमें इंडिकेट होगा कि वहां पे एनजी ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं। बात कर ली हमने कि कौन से पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट या कोमाटोज पेशेंट में भी हम एनजी ट्यूब फीड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करें हु नीड मोर फीड लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि कोई पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा का है, वो काफी न्यूट्रिशनल स्टेटस का लो चला गया है, तो उसमें भी हम फीड देने के लिए एनजी ट्यूब का इंसर्शन करा सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा डायरेक्ट मुंह से। नेक्स्ट बात करें अनेबल टू सोलो, यानी कि कोई पेशेंट सोलो नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसके सोलो रिफ्लेक्स से नहीं सही है, सोलो रिफ्लेक्सेस उसके सही नहीं है, वो अनेबल है सोलो करने के लिए, तो उस पेशेंट में भी हम एनजी ट्यूब का इंसर्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं इसके इंडिकेशन की, तो कौन सा पेशेंट है जो है कि अगर किसी पेशेंट को बर्न हुआ है, यानी कि फेस बर्न हो गया या नेक बर्न हो गया, तो वहां पे वो फूड को लार्ज अमाउंट में वहां पे ओरली फीड नहीं कर सकता। यानी कि कोई पेशेंट अगर बर्न का पेशेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी पेशेंट जो फूड को लार्ज अमाउंट में इंजेस्ट नहीं कर सकता, उस पेशेंट को भी हम एनजी ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पे, नेक्स्ट इंडिकेशन है इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी पेशेंट को इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि इसोफेज में ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो अगर क्लेफ्ट लिप हो, क्लेफ्ट पैलेट हो, इसका रिपेयर भी हुआ हो, या फिर सर्जरी हुई हो माउथ की या थ्रोट की कोई सर्जरी हुई हो, तो वहां पे भी हम एनजी ट्यूब का इंसर्शन कराते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ओरली वहां पे हम कुछ दिनों तक नहीं देते हैं। नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करनी होगी हमें कि कौन कौन से आर्टिकल हमें एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन के लिए रिक्वायर होंगे। मेन आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या आर्टिकल होते हैं। नेक्स्ट बात करो, पहला आर्टिकल, तो हमें एक स्मॉल ट्रे चाहिए, उस ट्रे में क्या होने चाहिए, एक मैकिंटॉश होना चाहिए और एक टॉवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैकिंटॉश एंड टॉवल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करो, क्लीन सिरिंज विथ फनल फीडिंग का 50 से 60 ml। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, एक सिरिंज होनी चाहिए जिसका फनल या फीडिंग कप होता है वो कितना होना चाहिए, 50 से 60 ml का होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, ये डिफरेंट है क्वेश्चन, क्योंकि हम दो सिरिंज हमें चाहिए होती हैं, एक सिरिंज हमें फीडिंग के लिए चाहिए होती है और एक सिरिंज चाहिए होती है हमें प्लेसमेंट चेक करने के लिए, जिसमें हम एयर पुश करते हैं, उसमें वूजिंग साउंड चेक करते हैं। जब हम वूजिंग साउंड चेक करते हैं तो वो सिरिंज होती है 10 से 20 ml की, ध्यान रखना 10 से 20 ml की एक सिरिंज होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर हम प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं तो हमारे पास 10 से 20 ml की सिरिंज होनी चाहिए, अगर हम फीडिंग दे रहे हैं तो हमारे पास 50 से 60 ml की सिरिंज से हम फीडिंग देते हैं। क्या सही हो गया बात?
क्लियर हो गई कि फीडिंग कप कितना ml का होना चाहिए और जो सिरिंज होती है प्लेसमेंट वाली वो कितने ml की होनी चाहिए, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करो अगर मैं एनजी ट्यूब की, एनजी ट्यूब हमें रिक्वायर होगी, एनजी ट्यूब रिक्वायर होगी, इसे रायल्स ट्यूब भी कहते हैं कई बार। एनजी ट्यूब रिक्वायर होगी यानी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की बात करूं तो यहाँ पे दो प्रकार की बताई गई आपको, लेविन और स्लेम सम्प ट्यूब होती है। यानी कि जो लेविन ट्यूब होती है वो सिंगल ल्यूमेन की होती है, ओनली इरिगेट करने के लिए काम में आती है, और स्लेम ट्यूब होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम एक वन टाइम के लिए यूज होती है। स्लेम सम्प ट्यूब होती है वो डबल ल्यूमेन की होती है, उसमें एक एयर वेंट भी पाया जाता है। एयर वेंट की बात करें तो ये एयर वेंट एक जो कि एयर वेंट होता है, इसमें एक प्रेशर भी मेंटेन रहता है, इसमें 25 mm ऑफ एच से कम हमेशा प्रेशर रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो कि ये एयर वेंट है इसका प्रेशर हमें यहाँ पे जो डबल लूमेन वाली है यहाँ पे 25 mm ऑफ एच से कम इसका प्रेशर रहना चाहिए हमेशा। और जो ये एयर वेंट है इसको हमेशा स्टोमक लेवल से ऊपर रखना चाहिए, यानी कि जो भी इस जो स्लेम सम्प ट्यूब है इसका डबल ल्यूमेन वाली एयर वेंट है उसको हमेशा स्टोमक से ऊपर रखना चाहिए। अब स्टोमक से ऊपर रखते हैं तो इसको कभी भी इसको क्लैम्प्ड नहीं करते, एयर वेंट को जो कि स्लेम सम्प ट्यूब है उसको कभी भी क्लैम्प नहीं करते, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात आगे की बात करते हैं भाइयों, आर्टिकल में आपको एक ग्लास ऑफ वाटर भी चाहिए होगा। नेक्स्ट बात करो स्टेराइल ग्लव्स भी चाहिए होंगे, एक किडनी ट्रे भी चाहिए होगी। ये मेन अपने क्या हो गए, आर्टिकल्स हो गए। अब यहाँ से दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बात करते हैं अपन, पूछते हैं बात करते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। ये क्लियर हो गए कि अगर किसी पेशेंट को स्टोमक पॉइजनिंग हुई है, क्या हुई है, स्टोमक पॉइजनिंग हुई है, तो इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा। अगर किसी पेशेंट को एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, स्टोमक पॉइजनिंग हुई है, तो दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं यहाँ पे, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूं। किसी पेशेंट को इमरजेंसी में स्टोमक पॉइजनिंग के लिए लाया गया है तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा। दोनों का आंसर डिफरेंट जाएगा, बट आप यहाँ देखें कि जो कंडीशन है पेशेंट की सेम है, सेम, यानी कि यहाँ पे भी स्टोमक पॉइजनिंग हो रही है और यहाँ पे भी स्टोमक पॉइजनिंग हो रही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेंगे आपको नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यानी कि अगर किसी पेशेंट को स्टोमक पॉइजनिंग हो रही है तो एक्सेप्टेड मैनेजमेंट, यानी कि वहां पे मैनेजमेंट क्या होता है, क्या डॉक्टर वहां पे क्या करता है, गैस्ट्रिक लावाज वहां पे करता है, यानी इरिगेशन करता है। अगर वहां पे इमरजेंसी में स्टोमक पॉइजनिंग का पेशेंट आ गया तो नर्सिंग का पहला एक्शन क्या होगा, वो उसकी खबर एससीपी को देगी। क्या करेगी, एससीपी को देगी, क्या करेगी, एससीपी को उसकी खबर देगी, यानी कि इन्फॉर्म करेगी एससीपी को अगर उसके पास कोई पेशेंट आता है। तो नर्सिंग का एक्शन और एक्सेप्टेड मैनेजमेंट में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन एक ही था बट क्वेश्चन के तरीके अलग थे। तो दोस्त आइए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इंट्यूबेशन प्रोसीजर की बात करते हैं एनजी ट्यूब की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन इंट्यूबेशन की, कि कैसे इंट्यूबेट किया जाता है एनजी ट्यूब को, कहाँ पे, स्टोमक में। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले अपन इंट्यूबेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हम ये प्रोसीजर आप पे कर रहे हैं। साथ में हमेशा पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद में उसके पोटेंशियल डिस्कम्फर्ट भी पेशेंट को एक्सप्लेन करने हैं कि ये इसके डिस्कम्फर्ट पोटेंशियली आ सकते हैं, इस कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इस प्रोसीजर के बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं कि पोजीशन देनी है हमें पेशेंट को, तो हमेशा इंट्यूबेशन करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है विद द हेड फॉरवर्ड, यानी कि हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है विद द हेड फॉरवर्ड। और जो हाई फाउलर पोजीशन होती है कि 60 से 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसमें दैट इज द हाई फाउलर पोजीशन। और आप इसके साथ पोजीशन के साथ आप
पेशेंट के शोल्डर के नीचे आपको पिलो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पे नोस्ट्रिल को डिटरमाइन करना, यानी कि नोज के थ्रू आपको इंसर्ट करनी है, तो आपको नोस्ट्रिल को भी क्या करना है, उसको एडिक्वेसी देखनी है नोस्ट्रिल की, कि वो नोस्ट्रिल एडिक्वेट है या नहीं है उस ट्यूब को इंसर्शन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, हम अगर प्रायोरिटी की बात करें नोस्ट्रिल की, तो हम लेफ्ट नोज को हमेशा प्रायोरिटी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो हमारा राइट नोज है वो हमेशा डेविएटेड यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, झुका हुआ होता है, और लेफ्ट नोज थोड़ा स्ट्रेट होता है, इसलिए हम लेफ्ट नोज को हम प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपन नोस्ट्रिल डिटरमाइन करने के बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि हम किस नोस्ट्रिल को प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए, ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं मेजर ऑफ लेंथ, यानी कि उस ट्यूब की यानी उस पेशेंट के साथ उस लेंथ को भी हम मेजर करते हैं। ये इस ट्यूब को हमेशा ध्यान रखना, पेशेंट को फिजिकली लेंथ को नापा जाता है, मेजर किया जाता है। कैसे? मैं बात करता हूँ आपका नोज का ब्रिज है, वहां से ईयर लोब, और ईयर लोब के थ्रू आपका जो स्टर्नम का जिफॉइड प्रोसेस है वहां तक इस ट्यूब को नापा जाता है। मैं बात करूँ सबसे पहले आपको ब्रिज या टिप ऑफ नोज, जिसे आप टिप ऑफ नोज कहते हैं, दैट इज द ब्रिज ऑफ नोज। इसको यहाँ से लेकर दैट टू ईयर लोब, ईयर यहाँ से यहाँ तक ईयर लोब और टू जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, इतनी वो ट्यूब को अपने को इंसर्शन करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि अपनी ये नोज से होते हुए पीछे के जाते हुए फिर जाएगी वो स्टोमक तक, इसलिए ये इसकी मेजर करनी होती है हमें लेंथ को। और जो नेक्स्ट बात करूं अगर मैं लेंथ की, तो टोटल हमारी जो एनजी ट्यूब होती है वो 18 से 30 इंच की लेंथ की होती है, और एक अडल्ट पर्सन के लिए 22 से 26 इंच का हमारे अडल्ट के लिए ये ट्यूब की लेंथ होती है। ये भी हमेशा ध्यान रखना, कितनी 18 से 30 इंच की तो एनजी ट्यूब होती है और 22 से 26 इंच हमारे अडल्ट के लिए होती है। नेक्स्ट बात करें अगर लुब्रिकेट ऑफ द ट्यूब विद वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेशन, यानी कि हम किसी ट्यूब को इंसर्ट करा रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन होना जरूरी है। अगर फ्रिक्शन हो जाता है तो वहां पे क्या इरिटेट हो सकता है पेशेंट, उसकी अंदर की म्यूकोजा इरिटेट हो सकती है, तो हमें वहां पे उस लुब्रिकेशन को रोकने के लिए वहां पे वाटर सोल्यूबल जेली का यूज करना है। और इस ट्यूब में वाटर सोल्यूबल जेली का यूज करेंगे, जिसमें हमें 4 से 8 इंच हम क्या करेंगे, उसको लुब्रिकेट करेंगे, यानी कि जो आगे का हिस्सा है जो अंदर जाएगा उस ट्यूब के हिस्से को हम 4 से 8 इंच को क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे। नेक्स्ट बात करूँ अपन साइज की बात करते हैं कि पेशेंट में कितनी साइज अंदर तक जाती है। एक नॉर्मली अपन बात करें तो 70% ऑफ ट्यूब यानी कि 70% ट्यूब का हिस्सा पेशेंट के अंदर रहता है नोज से, और बात करूं 30% हिस्से की तो वो पेशेंट से बाहर की तरफ रहता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, आपको टोटल लेंथ दे दी जाती है, चाहे वो 26 दे दी जाए, यानी कि 26 इंच दे दी गई, मान लो 30 इंच दे दी गई आपको, कि 30 इंच आपको वहां पे क्या दे रहा है, एक ट्यूब की लेंथ दे रहा है, यानी कि ट्यूब की लेंथ 30 इंच है। तो आपसे पूछेगा वो कि पेशेंट के अंदर कितनी ट्यूब रहेगी, तो सीधा सा निकाल लेना, 30 इंच का 70% कितना होगा, 30 गुणा 70 बटा 100 7 या 21, यानी 21 यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पे कि आपको बात कर ली हमने आउटसाइड कितनी होती है, इनसाइड कितनी होती है। साइज की बात कर लेते हैं। साइज से मतलब लेंथ से नहीं है, साइज से मतलब अपना ये रहेगा कि उसका जो ल्यूमेन है वो कितनी साइज का है। हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग ल्यूमेन डिसाइडेड होता है, यानी कि अगर अपन छोटे इन्फेंट या चाइल्ड की बात करें तो उसके लिए ल्यूमेन कम होगा, अडल्ट की बात करें तो ल्यूमेन ज्यादा होगा। तो बात करूं मैं कि इन्फेंट की तो 4 से 10 फ्रेंच का यहाँ पे साइज रहेगी, चाइल्ड की बात करूं तो 10 से 14 की, और मैं अडल्ट की बात करूं तो 16 से 22 फ्रेंच की यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, साइज मिलेगी एनजी ट्यूब की। अब यहाँ पे फ्रेंच का मतलब आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। एक फ्रेंच का मतलब होता है 0.33 mm यहाँ पे माना जाता है। एक फ्रेंच बराबर 0.33
मिलीमीटर यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंट्यूबेशन की। तो उस जेली को लुब्रिकेट करने के बाद में उस जेंटली पुश करते हैं और पुश करते हैं, पास करते हैं नोस्ट्रिल से। और नोस्ट्रिल में कैसे करते हैं, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बनता है हमेशा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है डायरेक्शन ऑफ द एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब को इंसर्शन करने के लिए, इंट्यूबेट करने के लिए एनजी ट्यूब का डायरेक्शन कौन सा होता है नोज में। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले बैकवर्ड देन डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। अपन क्वेश्चन ऐसे ही देखते चलेंगे कि कौन सी लाइन में क्या क्वेश्चन बन रहा है। हर लाइन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस रखती है अपनी जगह, इसलिए मैं ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूब नियर्स बैक थ्रोट, यानी कि ट्यूब थ्रोट के पीछे की साइड यानी कि नेसोफेरेंक्स होता है वहां पे पहुंच गई। तो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो सोलो करे, सोलो रिफ्लेक्स करे अगर वो कॉन्शियस है, या फिर सिप ऑफ वाटर का ड्रिंक करे। अगर उससे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है वाटर, तो वो वाटर को सिप, वाटर के सिप्स यानी छोटे छोटे जो सिप्स बोलते हैं अपन, उसको ड्रिंक करे। एंड देन हेड को फ्लेक्स करे। हेड को फ्लेक्स करने के रीजन भी आप समझते होंगे कि अगर अपन हेड को फ्लेक्स करते हैं तो सीधा वो नेसोफेरेंक्स ओरोफेरेंक्स से होते हुए इसोफेगस में चला जाएगा और ट्यूब को पास कर देंगे अपन इसोफेगस से। नेक्स्ट बात करूं और वो स्टोमक में चली जाएगी और प्लेसमेंट अपन चेक कर लेंगे। प्लेसमेंट चेक करने से पहले 2 पॉइंट बात करना चाहूंगा कि अगर अपन पेशेंट को ड्यूरिंग इंसर्शन, पेशेंट के अगर क्या आ गया, कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया ड्यूरिंग इंसर्शन, तो हम क्या बात करेंगे वहां पे। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यूरिंग इंसर्शन हो रहा है तो हम वहां पे होल्ड करेंगे उस प्रोसीजर को। होल्ड मतलब वहां पे रोकेंगे और रोक के थोड़ा सा स्लाइटली ट्यूब को पुल बैक करेंगे। और पुल बैक करने पे यानी कि जब तक वेट करेंगे तब तक वो डिस्ट्रेस सबसाइड नहीं हो जाता। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से मतलब है अगर उसको कफिंग होने लगे या चोकिंग होने लगे तो हम वहां पे ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको हम थोड़ा रोक के थोड़ा सा पुल बैक करेंगे ट्यूब को, और फिर जो सबसाइड हो जाए डिस्ट्रेस उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे का प्रोसीजर करेंगे। अगर आपने ट्यूब इंसर्टेड कर दी है, ट्यूब अगर आपने इंसर्टेड कर दी है तो पेशेंट को अगर कोई भी रेस्पिरेटरी चेंजेस शो हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमेशा नर्सिंग को कुछ नहीं करना, सीधा सा एक काम करना है कि पूरी ट्यूब को इमीडिएटली विड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, स्लाइटली पुल बैक अंटिल द डिस्ट्रेस सबसाइड एंड इमीडिएटली विड्रॉ द ट्यूब। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चेक द प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाएंगे हमेशा के लिए। कंफर्मेटरी एनजी ट्यूब को प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, एक्सरे से किया जाता है। कंफर्मेटरी यानी अपन एक्सरे से ही कंफर्म कर सकते हैं, जो कि एक फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा तब भी हम एक्सरा करवा सकते हैं। और मैं बात करूं कि नर्स या मोस्ट एक्यूरेट कैसे कंफर्म करते हैं, हमेशा उस स्टोमक के कंटेंट को एस्पिरेट करके और उसकी पीएच वैल्यू देखते हैं। तो उसकी पीएच वैल्यू 3.5 रहेगी या उससे कम रहेगी तो हम उसको एक्यूरेट मानेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 2 बनते हैं, सीधी सी बात है। अगर वहां पे आ जाए कि किसी पेशेंट को एनजी फीड देनी है और नर्स को वहां पे कंफर्म करना है कि वो कैसे कंफर्म करेगी कि एनजी ट्यूब वहां पे कहां पे स्टोमक में है, तो सीधी सी बात है नर्स पीएफ से कंफर्म करेगी, आप वहां पे एक्सरा नहीं करोगे। एक्सरे से एससीपी कंफर्म कर सकता है क्योंकि वो एक्सरा ही प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है, नर्स एक एक्सरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकती। यानी कि आप एक्सरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। आप अगर एक नर्स हैं तो वहां पे आप एस्पिरेट करेंगे स्टोमक कंटेंट को और उसके पीएच देखेंगे। अगर यहाँ पे बात करूं मैं एस्पिरेट करने के बाद में क्या होगा, आपने पीएच उसकी कंटेंट की पीएच देखी तो आपने जो भी एक्सपिरेट किया है कंटेंट उसको वापस रीइंस्टिल करना है। हमेशा ध्यान रखना उसको थ्रो आउट नहीं करना है, हमेशा उसको रीइंस्टिल करना है। अगर उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ हो या फिर उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स खराब ना हुए हो। नेक्स्ट बात करूं मैं तो लिसन हुज साउंड, अपन हुज साउंड भी सुनते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। वो स्टेथोस्कोप को कहाँ प्लेस करते हैं हुज साउंड सुनने के लिए, जीफर्ड प्रोसेस के नीचे प्लेस करते हैं और नीचे प्लेस करके वहां से हुज साउंड
एयर पुश करने पे हुक साउंड हमें सुनाई देते हैं, यानी प्लेसमेंट सही है। और एक और चीज होती है, हम उस ट्यूब को एक बोतल, जो वाटर की बोतल है, उसमें रखते हैं। अगर उसमें रखने पे बुलबुले आते हैं, एयर बबल्स होते हैं, और एयर बबल्स होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, वो ट्यूब प्लेसमेंट कंफर्म नहीं है, वो क्या हो गई, ट्यूब वहाँ स्टोमक में नहीं है, अगर एयर बबल हमें वाटर पॉट ऑफ वाटर में दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन की। ये हमारा इंट्यूबेशन हो गया। इंट्यूबेशन के बाद में एनजी ट्यूब इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन के लिए क्या क्या करते हैं। इरिगेशन करने से पहले, इरिगेशन का मतलब आपको पता चल गया, गैस्ट्रिक लावाज करेंगे। तो इरिगेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ट्यूब का प्लेसमेंट असेस करना है। हमेशा ध्यान रखना, फीड दो, मेडिकेशन दो या इरिगेशन करो, तो हमेशा ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना है। प्लेसमेंट कैसे चेक करोगे आप, या तो पीएच करोगे या फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा फिजिशियन की एक्सरा करवा के लाइए, उसके बाद में आपको प्लेसमेंट असेस करना होगा। नेक्स्ट बात करूं कि हमेशा जो इरिगेशन प्रोसीजर है वो हर 4 घंटे में आपको करना है। कितने घंटे में करना है, हर 4 घंटे में आपको इरिगेशन प्रोसीजर करना है। एवरी 4 आवर में आपको इरिगेशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसको असेस करना है, उस ट्यूब की पेटेंसी को और मेंटेन रखने के लिए हमें हर 4 घंटे से करना है। और हमेशा एक नर्स को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, इसी 4 घंटे से रिलेटेड है, इसी 4 घंटे से रिलेटेड है कि इरिगेशन तो 4 घंटे में करना ही चाहिए, प्लस हर 4 घंटे में उसका रेजिडुअल वॉल्यूम भी चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हर 4 घंटे में हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी चेक करते हैं, अगर फीडिंग चल रही है तो उसके। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसमें जो भी इरिगेशन सिरिंज है उसमें 30 से 50 ml ऑफ वाटर या NS, जो भी उस एजेंसी है उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम उसमें इंस्टिल करेंगे इरिगेशन सिरिंज में। और इंस्टिल करने के बाद में हम पुल बैक करेंगे सिरिंज के प्लंगर को और विड्रॉ करेंगे उस फ्लूइड को, उससे पेटेंसी चेक करेंगे कि उस क्योंकि पेटेंसी है नहीं। और अगर हम बात करें कि वो फ्लूइड अगर स्लेगिश है, यानी कम आ रहा है या बहुत धीरे आ रहा है, तो इस प्रोसीजर को दोबारा करना है, रिपीट करना है पुल बैक को, यानी कि पुल बैक दोबारा करेंगे और फिर दोबारा प्लंगर, यानी प्लंगर समझते हो आप, सिरिंज के पार्ट्स होते हैं, उसमें एक प्लंगर भी होता है जिससे अपन पुश और पुल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फीडिंग की। और फीडिंग की बात करने से पहले हम बात करना जरूरी है टाइप ऑफ फीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि फीडिंग कितने टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। अपनी बात आ गई टाइप ऑफ फीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बात करते हैं अपन NG2 फीडिंग देते हैं तो वो कितने टाइप से फीड देते हैं वो जानना जरूरी है अपने लिए पहले, कि फीडिंग कितने टाइप से देते हैं। तो 3 टाइप से अपन फीडिंग को प्रोवाइड करवाते हैं NG ट्यूब से। पहली चीज मैं बात करूं तो बोलस फीडिंग होती है, दूसरी चीज मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूस होती है, तीसरी मैं बात करूं तो साइक्लिक फीडिंग होती है। तो तीनों की बात करते हैं, आइए टाइप्स को समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। आइए बात करते हैं बोलस फीडिंग की बात करते हैं। तो बोलस फीडिंग एक नॉर्मल मेल फीडिंग के द्वारा ही जैसे ही होती है कि अपन जैसे खाते हैं सारा दिन एक कुछ हावर्स के इंटरवल में, वैसे ही ये फीड होती है। तो मैं बात करूं कि ये फॉर्मूला एडमिशन होता है, इसमें 30 से 60 मिनट में होता है। ये ध्यान रखना, एटलीस्ट हमें 30 मिनट तक तो फीड देनी है, जल्दी जल्दी में नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, इसके फीडिंग के कॉम्प्लिकेशन आता है एक वोमिटिंग। वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें एटलीस्ट, यानी कि एटलीस्ट 30 मिनट तक तो फीडिंग देनी है। एटलीस्ट यानी कम से कम 30 मिनट तक हमें फीडिंग देनी है और 3 से 6 घंटे के इंटरवल में देनी है। याद रखना कि कितने मिनट तक तो फीडिंग देनी है, 30 से 60 मिनट तक हम फीडिंग दे सकते हैं, प्लस 3 से 6 घंटे के इंटरवल में देते हैं। ये इंटरवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये 30 से 60 मिनट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है एटलीस्ट कितनी देर तक हमें फीडिंग देना चाहिए, यानी वो कौन सा समय, कम से कम कौन सा समय है जब तक हमें फीडिंग देना चाहिए उस ड्यूरेशन में, यानी कि अपन ऐसे नहीं 10 मिनट में देके चले गए। नेक्स्ट बात करूं कि अमाउंट और फ्रीक्वेंसी है बोलस फीडिंग की, वो
HCP हेल्थ केयर पर्सनल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही मेंटेन की जाती है। और मैं बात करूं कि अगर आपने बोलस फीडिंग दी है उसके बाद में पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में 30 मिनट तक आपको वहां पे रखना है पेशेंट को आफ्टर फीडिंग के बाद में। नेक्स्ट बात करें कॉन्टिन्यूस फीडिंग की। कॉन्टिन्यूस फीडिंग की बात करें तो ये फीडिंग एक कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है 24 घंटे के लिए, यानी कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा फीड कंटिन्यूसली 24 घंटे के लिए चलता रहता है। अब इसमें संभव नहीं है कि कोई मैन्युअली इसको फीड कराए, तो इसके लिए इन्फ्यूजन पंप की रिक्वायर होती है, यानी 24 घंटे तक कोई भी फीड मैन्युअली नहीं करा सकता, इसलिए इसको एक मैकेनिकल यानी कि इन्फ्यूजन पंप के द्वारा फीड कराया जाता है 24 घंटे के लिए। दैट इज द कंटिन्यूअस फीडिंग। नेक्स्ट बात करूं साइक्लिक फीडिंग। साइक्लिक फीडिंग में एक फिक्स टाइम या फिक्स इंटरवल डिसाइड किया जाता है, उसमें एक टाइम फिक्स किया जाता है, या तो वो डे टाइम होता है या नाइट टाइम होता है, उसमें हम फीड करवाते हैं पेशेंट को, और इसमें भी इन्फ्यूजन पंप के द्वारा फीड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करूं तो डे टाइम और नाइट टाइम में मोर इम्पोर्टेंट नाइट टाइम को हमेशा प्रिफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पे विजिटर रेस्ट्रिक्शन होते हैं नाइट में, बाकी थोड़ा माहौल ठीक होता है, तो यहाँ पे पेशेंट इरिटेट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करूं अगर हमें कितनी इंटरवल से साइक्लिक फीडिंग को देना चाहिए, 8 से 16 घंटे के इंटरवल को, दैट इज द एवरेज। और एग्जैक्ट की बात करें तो 12 आवर्स यहाँ पे माना जाता है। इसको 8 से 16 घंटे के इंटरवल से हमें साइक्लिक फीडिंग देनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है सिफोन फीडिंग के बारे में, आपने सुना होगा। सिफोन फीडिंग क्या होती है? उसमें क्या करते हैं हम, अगर हमें एनजी ट्यूब के द्वारा कभी भी क्लियर फ्लूइड का इंसर्शन कराना होता है तो हम सिफोन फीडिंग का यूज करते हैं। ये आपका लिखा हुआ है, अगर आपको ये नोट समझ में नहीं आया, ये राइटिंग थोड़ी ऐसी है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे वीटी नर्स हब फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे क्लियर फ्लूइड हमने एनजी ट्यूब के द्वारा इंसर्शन कराया है, तो सिफोन मेथड यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है, सिफोन मेथड से प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि नेक्स्ट बात करें अगर सिफोन मेथड की हाइट कितनी रहती है, पहली बात मैं करूंगा सिफोन मेथड किस बेस पे काम करता है, ग्रेविटी बेस पे काम करता है। और ग्रेविटी बेस पे काम करने के लिए इसको सिफोन मेथड को हमेशा हाइट पे रखा जाता है। और हाइट पे कितनी हाइट होती है सिफोन मेथड की, हमेशा ध्यान रखना। गैस्ट्रिक फीडिंग के लिए 12 इंच, या इंच को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इंच को, यानी कि 12 इंच को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो 30 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे आंसर आने वाला है, यानी कि 12 इंच या 30 सेंटीमीटर सिफोन फीडिंग की हाइट रहने वाली है। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, आगे का वीडियो कल आपको मिल जाएगा। इसमें हम बात करेंगे आगे की वीडियो में कि हमारे पास क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए हमें, और क्या हमें फीडिंग कैसे देनी चाहिए। बाकी टाइप हमने पढ़ लिए फीडिंग के, फीडिंग कैसे देनी चाहिए, और उसमें हम प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे। तब तक ये उसके बाद में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियोस में। और बात करते हैं नेक्स्ट चीज अपने, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वीटी नर्स हब यानी कि फेसबुक पेज है, या अपन इस कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो। नेक्स्ट बात करूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लाइक करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज। एंड देन नेक्स्ट बात, अगर आपको ये वीडियो अपने दोस्तों तक, या अपने नर्सिंग करने वाले फ्यूचर नर्सेज के लिए, या फिर अपने कोई परसुइंग नर्सिंग कर रहा है अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उस तक भी आप शेयर करना चाहें तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।